कभी ऐसा हुआ है कि सुबह नींद खुले और सूरज की जगह एक भूरी जहरीली धुंध की चादर दिखाई दे। हवा में एक अजीब सी चुभन महसूस हो और हर सांस लेना एक मेहनत का काम लगे। नहीं, ये कोई साई-फाई फिल्म का सीन नहीं है। ये हम में से कई लोगों के लिए भारत के कई शहरों की एक कड़वी हकीकत है। ये एक ऐसा संकट है जो हर साल हमारी चौखट पर दस्तक देता है। इस पूरी बातचीत की वजह क्या है? वजह है हाल ही की एक बड़ी खबर। बात है 2 नवंबर 2023 की, जब कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट यानी CQAM ने पूरी दिल्ली एनसीआर के लिए कोड रेड अलर्ट जारी कर दिया और इसके साथ ही लागू हो गया ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, जिसे हम सब GRAP के नाम से जानते हैं, उसका तीसरा चरण। लेकिन सवाल यह है कि ये GRAP आखिर है क्या और इसके लागू होने से हमारी आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या फर्क पड़ता है। चलिए समझते हैं। देखिए, ग्राप को आप एक परमानेंट इलाज मत समझिए। ये दरअसल एक इमरजेंसी बटन की तरह है। इसे सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही ऐतिहासिक केस MC मेहता बनाम धारत संघ मामले के बाद बनाया गया था। इसका काम बस इतना है कि जैसे ही हवा की क्वालिटी खतरनाक लेवल पर पहुंचती है, ये सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, बिल्कुल शहर के फायर अलार्म की तरह। यह समस्या को जड़ से खत्म नहीं करता, पर आपातकाल में हालात को और बिगड़ने से जरूर रोकता है। और ये GRAP काम कैसे करता है? इसके 4 चरण हैं जो सीधे सीधे एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI से जुड़े हुए हैं। जब हवा खराब होती है तो स्टेज 1 लागू होता है। हालात और बिगड़कर बहुत खराब होते हैं तो स्टेज 2। और जैसे जैसे AQI का मीटर गंभीर और गंभीर प्लस की तरफ बढ़ता है, स्टेज 3 और स्टेज 4 लागू हो जाते हैं। ट्रकों की एंट्री बंद और गाड़ियों पर भी कई तरह के नियम। ये धुंध आखिर बनती कैसे है? देखिए, इसकी कहानी में कोई एक विलन नहीं है। ये कई अलग अलग वजहों का एक बहुत ही उलझा हुआ जाल है। जरा हवा के रिपोर्ट कार्ड को समझ लेते हैं। इसे कहते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI। ये 8 अलग अलग प्रदूषकों को नापता है, पर इनमें 2 सबसे बड़े विलन हैं, PM2.5 और PM10। ये हवा में मौजूद वो बेहद महीन कण हैं जो इतने छोटे होते हैं कि सांस के जरिए सीधे हमारे फेफड़ों में और वहां से खून में मिल जाते हैं, और यहीं से सारी मुसीबतें शुरू होती हैं। तो अब आते हैं वजहों पर। सबसे पहले तो है मौसम। सर्दियों में क्या होता है? ठंडी हवा जिसमें प्रदूषण फंसा होता है वो जमीन के पास रह जाती है और ऊपर गर्म हवा की एक परत एक ढक्कन की तरह बन जाती है। इसे टेम्परेचर इन्वर्जन कहते हैं। इससे पूरा शहर एक गैस चेंबर जैसा बन जाता है। फिर हैं हमारी ऊंची ऊंची इमारतें जो स्ट्रीट कैनियन इफेक्ट बनाती हैं, मतलब हवा और प्रदूषण को तंग गलियों में ही फंसा लेती हैं। और इन सब के ऊपर से आता है पड़ोसी राज्यों से पराली का धुआं, जो हालात को बद से बदतर बना देता है। इस प्रदूषण की जो असली कीमत है वो हम अपनी सेहत से, अपनी अर्थव्यवस्था से और अपनी कीमती ऐतिहासिक धरोहरों से चुका रहे हैं। जरा इस आंकड़े पे गौर कीजिए। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ी त्रासदी है। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर की एक रिपोर्ट बताती है कि साल 2023 में दिल्ली में जितनी भी मौतें हुईं, उनमें से लगभग 15% की वजह सीधे सीधे वायु प्रदूषण था। मतलब हर 7 मौतों में से लगभग 1 मौत इस जहरीली हवा के कारण हुई। ये एक बेहद चौंकाने वाली मानवीय कीमत है। और बात सिर्फ सेहत की नहीं है, हमारी अर्थव्यवस्था पर भी इसका बहुत गहरा असर पड़ रहा है। द लैंसेट की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 में वायु प्रदूषण की वजह से भारत को अपनी GDP का लगभग 9.5% का नुकसान हुआ। सोचिए, ये वो पैसा है जिससे हमारे देश में स्कूल, अस्पताल, सड़कें बन सकती थीं, लेकिन वो बीमारियों के इलाज और काम के नुकसान में बर्बाद हो गया। ये जहरीली हवा हमारी पहचान, हमारी धरोहरों को भी नहीं बख्श रही। फैक्ट्रियों और गाड़ियों से निकलने वाली सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी गैसें हवा में मिलकर एसिड रेन यानी अम्ल वर्षा बनाती हैं। और इसका सबसे दुखद उदाहरण है हमारा ताजमहल, प्यार की वो निशानी जिसका दूधिया सफेद संगमरमर इस केमिकल हमले की वजह से धीरे धीरे पीला पड़ता जा रहा है। सरकार ने कई मोर्चों पर एक साथ एक जंग छेड़ रखी है। चलिए देखते हैं कि साफ हवा की इस लड़ाई में हमारे तरकश में कौन कौन से तीर हैं। सरकार की रणनीति बहुआयामी है। एक तरफ है राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम यानी NCAP, जिसका लक्ष्य देश के 131 शहरों में प्रदूषण घटाना है। खासतौर पर दिल्ली NCR के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी CAQM है। इसके अलावा गाड़ियों के लिए साफ सुथरे BS6 ईंधन को अपनाना और इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देना। जब हम भारत के अपने एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स की तुलना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO के स्टैंडर्ड से करते हैं, तो एक बहुत बड़ा फासला नजर आता है। जैसे PM2.5 के लिए WHO कहता है कि सेफ लिमिट 5 है, जबकि भारत में ये लिमिट 40 है।
मतलब 8 गुना ज्यादा। तो सवाल ये उठता है कि जो हवा पूरी दुनिया के लिए खतरनाक है, वो हमारे लिए सुरक्षित कैसे हो सकती है? तो इतनी सारी योजनाएं हैं, इतनी कोशिशें हो रही हैं, फिर भी हर साल वही कहानी क्यों दोहराई जाती है? हर साल ये जहरीली धुंध वापस क्यों लौट आती है? समस्याएं बहुत गहरी और कई स्तरों पर हैं। पहली बात, कई सरकारी विभाग हैं और अक्सर उनके बीच तालमेल की कमी होती है। दूसरी बात, हमारा ज्यादातर ध्यान जीआरएपी जैसे इमरजेंसी उपायों पर होता है। मतलब हम आग लगने पर कुआं खोदते हैं, लेकिन आग लगे ही ना, इसकी तैयारी साल भर नहीं करते। और सबसे बड़ी बात, हवा की कोई सरहद नहीं होती। शहर अपने अंदर तो नियम बना लेते हैं, पर दूसरे राज्यों से आने वाले धुएं का क्या करें? ठीक है, समस्याएं बहुत हैं, पर क्या इसका मतलब ये है कि कोई उम्मीद नहीं है? नहीं। निराशा के इस धुंध में उम्मीद की कई किरणें भी हैं। दुनिया में और हमारे अपने देश में भी ऐसे सफल उदाहरण हैं। हम दुनिया से बहुत कुछ सीख सकते हैं। लंदन को देखिए, उन्होंने शहर के सेंटर में गाड़ी ले जाने पर कंजेशन चार्ज लगा दिया। नतीजा, ट्रैफिक भी कम हुआ और प्रदूषण भी। वहीं बीजिंग ने तो कमाल ही कर दिया है। उन्होंने अपनी लगभग पूरी पब्लिक बस सर्विस को इलेक्ट्रिक कर दिया है। ये एक क्रांति से कम नहीं है। और हमें प्रेरणा के लिए हमेशा बाहर देखने की जरूरत नहीं है। हमारे अपने देश में भी बेहतरीन काम हो रहा है। गुजरात के सूरत ने इंडस्ट्रीज के लिए एक एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम शुरू किया, जिससे प्रदूषण में 20 से 30% की कमी आई। वहीं तमिलनाडु के तिरुनेलवेली शहर में मियावाकी तकनीक से छोटे छोटे घने जंगल उगाए जा रहे हैं, जो प्राकृतिक एयर प्यूरिफायर का काम कर रहे हैं। तो आगे का रास्ता क्या हो? एक्सपर्ट्स कुछ ठोस कदम सुझाते हैं। पहला, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम यानी एनसीएपी को सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि एक मजबूत कानून बनाया जाए। दूसरा, हमें शहर नहीं बल्कि पूरे एयरशेड यानी एक पूरे वायु क्षेत्र के लिए प्लानिंग करनी होगी। तीसरा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके प्रदूषण का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है ताकि हम पहले से तैयारी कर सकें। और चौथा, पराली को एक समस्या की जगह किसानों के लिए कमाई का जरिया बनाया जाए। तो घूम फिर कर हम एक ही सवाल पर आ जाते हैं। हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास दुनिया भर के सफल मॉडल्स हैं, हमारे पास समाधान भी हैं, पर क्या हमारे पास इसे कर गुजरने की सामूहिक इच्छा शक्ति है? क्या हम एक समाज के तौर पर, एक देश के तौर पर साफ हवा में सांस लेने के अपने अधिकार के लिए एकजुट हो सकते हैं? इस सवाल का जवाब किसी किताब में नहीं, हम सबके अंदर है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें यूपीएससी, लॉ या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है। और हाँ, सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। यूपीएससी एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए संपर्क करें। आवर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। धन्यवाद। मैं हूं कृणाल ठाकुर। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।